हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय सिंह। और आज हमारा कुछ अलग ही टॉपिक है। आज हम किसी भी लेक्चर के बारे में नहीं बात करेंगे। हमारा पिछला लेक्चर था S3 के ऊपर, लेकिन आज हम S3 के ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे। ठीक है, जब मैं क्लास ले रहा था एज ए नॉट इन यूट्यूब, तो बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हम किस फील्ड में मूव कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में किस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप होगा। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और सर जो जिनको कोडिंग नहीं पसंद होती है वो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, उन कोडिंग छोड़ के और भी क्या कोई रास्ता होता है, ये सारी चीज़ों में बात करेंगे हम आज। क्या क्या होता है कि जब बच्चा एडमिशन लेता है बीटेक कॉलेज या बीसी या किसी में, तो पहले तो कुछ सेमेस्टर मतलब पहले सेमेस्टर में जब सी पढ़ता है तो वो ऐसा क्या होता है कि कॉलेज में कि आपको ब्लैक बोर्ड पे ऐसे कोडिंग बता दी जाती है कि ये कोडिंग है, बच्चा रट के वही सेमेस्टर में पास हो जाता है। ठीक, बट एक्चुअली में जब लॉजिक लगाने की बात आती है, जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात आती है, तब वहाँ पे बच्चा नहीं कुछ कर पाता है। शायद लॉजिकल थिंकिंग की वजह से या बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि अगर बच्चे का अगर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो वो कैसे नॉन कोडिंग में मूव कर सकता है। फ्यूचर में किस चीज़ का स्कोप है। ये नहीं है कि सिर्फ कोडिंग ही है CS में। ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चा कर सकता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है। बस उसके मन में ये डाल दिया जाता है कि हमारे पास कोडिंग है, हमारे पास मतलब कोडिंग है। हाँ, इट्स गुड कि आप एज ए कॉलेज में हो कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आपकी प्लेसमेंट श्योर है कि आपको हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको नहीं कोडिंग आती है तो उनकी बहुत कम कंपनियाँ आती हैं, लेकिन आउट ऑफ कैंपस आप भी सिलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे आज हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो मैं लेके चलता हूँ अपने PPT की तरफ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। ठीक, तो अ, ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसे। ठीक, एक मैंने ये PPT बनाया है। ठीक, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो BCA हों, चाहे बीटेक वाले हों, ठीक है, या BSc के बच्चे हों कंप्यूटर साइंस से, वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, कि मतलब उनके अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो वो किस फील्ड में फ्यूचर में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम पे जाना है तो आपको क्या होता है, डेली टू डेली अपडेट होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको अगर जावा आ गया, सी आ गया तो इट्स फाइन कि चलो मतलब आपकी मतलब एक कंपनी में आराम से एंट्री ले सकते हो, लेकिन आपकी जो ग्रोथ हो जाएगी ना वो रुक जाएगी। ठीक है, तो आपको ये होना चाहिए कि जब आप IT सेक्टर में जाते हो तो आपको डेली बाय डेली अपडेट होना चाहिए। आप अपने आप को डेली बाय डेली अपडेट करोगे कि आप नई टेक्नोलॉजी सीखोगे, नई टूल्स पे काम करोगे। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमने दो सेक्टर बना रखा है, एक है कोडिंग और दूसरा है नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग से मैं पहले ही बात बता दे रहा हूँ कि नॉन कोडिंग से ये मतलब नहीं है कि आपको कोडिंग आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, नॉन कोडिंग से यहाँ ये मतलब है कि आपको लॉजिक आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इफ़ कंडीशन है तो इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होता है तभी वो नेक्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करता है, अगर फॉल्स होता है तो इल्स पे चलाता है। तो आपको लॉजिक आना चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको पूरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा इस वाले सेक्टर में कि कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा पहला सेक्टर है। ठीक है, ये हम कोडिंग वाले बच्चों के ऊपर पे बात करते हैं कि कोडिंग में क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको भी मालूम है कि आने वाला फ्यूचर पूरा ML और AI के ऊपर ही बेस्ड होगा। ठीक है, अभी शायद अमेजन ने बीटा वर्जन लॉन्च किया है कि आपको फ्रंट एंड डेवलप ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हनी कम्ब करके एक सर्विस लॉन्च किया है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको फ्रंट एंड ही डेवलप नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो जैसे वर्डप्रेस में होता है, तो वो पूरा थोड़ी AI का कंसेप्ट है वहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में जो चल रहा है। तो आपको कोडिंग नहीं, बस आपको डिफ़ाइन करना होगा, वो सारी चीज़ें बना के आपको खुद दे देगा। ठीक है, तो वो अभी उसका बीटा वर्जन चल रहा है, उस पर काम चल रहा है अभी। तो आने वाला फ्यूचर ना पूरा ML और AI के ही डिपेंड होगा। आपने मतलब मार्क जगरबर्ग कर रहा हूँ मैं, जितने भी, हाँ, मार्क जगरबर्ग ने ही अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं अपने फेसबुक के कुछ एक्सपेरिमेंट किया था कि आने वाला समय जब 60 से 70% जब AI ग्रो कर लेगा तो मतलब इंसान के जो काम करने की मतलब
आप जितने भी आईटी सेक्टर में काम करते हैं ना, तो उसका रिड्यूस हो जाएगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब वहाँ पे मशीन काम करेंगे, आप जो भी आप टेस्टिंग का काम करते हो वो सिर्फ मशीन खुद देख लेगा, एआई एमएल खुद देख लेगा, ठीक है। और ये हो गया एमएलएआई के पार्ट। तो एमएलएआई पार्ट कैसे स्टार्ट करेंगे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एमएलएआई के पार्ट पे सबसे पहले कि आपको पाइथन आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट पाइथन पे मूव करो, ठीक है। सी प्लस प्लस और सी, ठीक है, ये होता है किसी लैंग्वेज का मदर लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो आपको सी आना चाहिए, ठीक है। आपको सी का बेसिक आना चाहिए, क्योंकि वो मदर लैंग्वेज है किसी लैंग्वेज का, आपको वहाँ पे कंसेप्ट मालूम चलता है। अब फिर आप जब पाइथन पे मूव करते हो तो वहाँ पे सिंटैक्स लाइब्रेरी वगैरह का पूरा डिफरेंट हो जाता है, ठीक। तो आप पहले सी में जाओ, ठीक है, सी का बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, देन मूव पाइथन, एंड पाइथन के बाद आप अपना नया डोमेन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। पाइथन में भी, ठीक है, सबसे पहले इसलिए पाइथन रखा है क्योंकि पाइथन से ही आपके डिफरेंट पाथ निकलते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि जेंगो डेवलपर वेब डेवलपमेंट, ठीक है, तो पाइथन से वेब डेवलपमेंट के तरफ लोग जाते हैं, ठीक है। और इस समय वेब डेवलपमेंट का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है किसी कंपनी में, ठीक है, सारी कंपनियों में, ठीक है। तो बच्चे जेंगो की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि एमएलएआई की तरफ पाइथन से ही मूव करते हैं, डेटा साइंस की तरफ पाइथन के मूव करते हैं। तो पाइथन सबसे ज़्यादा इसमें अगर आने वाले अभी जो है सिनेरियो और आने वाला सिनेरियो, आने वाला कल, ठीक है, उसमें पाइथन की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है, और होगी। जैसे एमएलएआई ग्रोथ करेगा वैसे ही पाइथन डेवलपर की नीड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। एमएलएआई के डेवलपर की बहुत ज़्यादा नीड होगी। जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज़ हैं, चाहे वो मेटा हुआ, चाहे वो अमेजन हुआ, चाहे एप्पल हुआ, ठीक है, चाहे टेस्ला हुआ, वहाँ एमएलएआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। रिएक्ट जेएस की बात करते हैं, सबको मालूम है कि सारी कंपनियां का जो फ्रंट एंड होता है चाहे बैक एंड होता है, ठीक है, जितने भी हमारे वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन होते हैं वो सारे रिएक्ट के थ्रू ही बने रहते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट का इतना नीड क्यों है, रिएक्ट डेवलपर के इतने, रिएक्ट जेएस डेवलपर के इतनी नीड्स क्यों है? इसका ये एक बेसिक सा फंडा ये है कि जो रिएक्ट डेवलपर होते हैं ना, उनके पास फ्रंट एंड की भी नॉलेज होती है, बैक एंड की भी नॉलेज होती है, थोड़ी सी डेवॉप्स की भी नॉलेज होती है। उन्हें मालूम होता है कि क्लाउड कैसे काम करता है, क्लाउड के सर्विसेज कैसे काम करते हैं। तो वो ओवरऑल पैकेज होते हैं डेवॉप्स, क्लाउड और डेवलपर के, ठीक है। फिर आते हैं बैकएंड, कि बैकएंड डेवलपर का क्या रोल होता है। देखिए, हर एक कंपनी में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, वो होता है बैकएंड, ठीक है। वो डिफाइन करते हैं पूरा आपका डेटाबेस, ठीक है, कैसे डेटा रिप्लिकेट होगा, कैसे डेटा मैनेज होगा, कैसे डेटा फेच होगा, ठीक है, कैसे डेटा स्टोर होगा। तो वो सारी चीज़ें जो देखते हैं ना वो बैकएंड डेवलपर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पहले पे मैं रखता हूँ पाइथन डेवलपर को। पाइथन डेवलपर को रखने के बाद, ठीक है, मैं एमएलएआई को रखता हूँ कि हाँ, अगर आप अपने 4-5 मतलब 10 साल 15 साल अपने आप को कहीं और मुकाम पे देखना चाहते हो कि आप एक नए जोन में हो, आप डिफरेंट हो बाकियों से, तो मैं कहूँगा कि आप पाइथन की तरफ मूव करो, देन गो एमएलएआई। और फिर मैं 3rd नंबर पे रखता हूँ रिएक्ट जेएस डेवलपर, ठीक है, जो वेब डेवलपमेंट मैं ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 4th नंबर पे बैकएंड डेवलपर, जिन्हें कि माईएसक्यूएल वगैरह पसंद हो, ठीक है, बैकएंड पे काम करना पसंद हो, वो बैकएंड डेवलपर पे जा सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नॉन कोडिंग पार्ट पे, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नॉन कोडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कोड आना ही नहीं चाहिए। मतलब आप चलो डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो, रिकर्शन कर रहे हो, ट्री पे, कंसेप्ट ग्राफ पे पूरा अच्छे तरीके से कोडिंग, उसका मतलब ये नहीं। आप मेरे को बस ये समझाना है कि आपको नॉन कोडिंग से मतलब ये है कि आपको ये आनी चाहिए कि इफ़ का मतलब लॉजिक आना चाहिए, कि लॉजिक कैसे काम कर रहा है, किसी भी प्रोग्रामिंग का लॉजिक कैसे काम कर रहा है, ठीक है, उसमें लॉजिक कैसे लगा हुआ है, ठीक। अगर मैं ये कह दूं कि 2 नंबर इक्वल होंगे तभी आगे वाला स्टेप एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इफ़ एल्स कंडीशन कैसे काम करता है, स्विच कंडीशन कैसे काम कर सकता है, ठीक है, कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें लॉजिक आपको मालूम होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो डेवॉप्स का रोल है, ठीक, मैं आपको यहाँ पे एक क्या बोलते हैं वो मैं आपको ऐसे इल्यूज़न में नहीं रखना चाहता हूँ कि चलो आप कोई भी डेवॉप्स बन सकता है, ठीक है। डेवॉप्स उनके लिए है, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तब भी आपके लिए है,
लेकिन ये होना चाहिए कि आपकी नॉलेज बाकियों से अलग होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं ना तो आपकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर किसी टूल पे काम कर रहे हो तो उस पर आपको मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। भले ही आपको एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन उसमें अगर सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है तो आप उसको कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। प्योर मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप एकदम अच्छे तरह को इस पर हैंड्स ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ डेवऑप्स को मैंने पहले नंबर पे क्यों रखा है, ठीक है। देखो किसी भी कंपनी में ना जब आप कंपनी में जाओगे, चाहे आपके जो सीनियर होंगे, ठीक है, जो आपके भैया लोग होंगे, उनसे पूछोगे कि देखोगे आप ना कि एक कंपनी में 50 से 60 डेवलपर होते हैं, ठीक है, 50 से 60 डेवलपर होते हैं। तो वहाँ पे जब वैकेंसी निकलती है, ठीक है, वहाँ पे जब वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे जब वैकेंसी निकलती है ना, तो अब मान लो कि 4 5 10 15 ऐसे डेवलपर की वैकेंसी निकलती है, ठीक। और पैकेज भी ठीक ठाक ही होता है। लेकिन जब मैं डेवॉप्स की जब बात करूँ कि पूरे एक कंपनी में डेवॉप्स की कितनी टीम होती है, डेवॉप्स में मुश्किल से 8 से 10 लोग काम करते हैं डेवॉप्स में, ठीक। इतने ही लोग की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आती है कि उनकी वैकेंसी भी बहुत कम निकलती है, मतलब एक वैकेंसी किसी कंपनी में, एक वैकेंसी निकल गई, 2 वैकेंसी निकल गई, उससे ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी नहीं, ठीक है। तो मतलब आपको एंट्री लेने में भी डिफरेंट मतलब डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। आपको कम्पीट करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस वाले बंदों के साथ भी आपको कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके इंटरव्यू भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं आपको डरा वगैरह नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं भी अपने बीटेक लाइफ के बाद ही मतलब एज ए बीटेक मेरा जब एंड हुआ तो मेरा पहला जॉब वो डेवॉप्स था, डेवॉप्स का ही था। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इजीली आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब बहुत इजीली इंटर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चीज़ में बात करेंगे। आज हम सिर्फ जानेंगे कि कैसे ये हो रहा है। जब मैं आपको पूरा सिनेरियो बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है डेवॉप्स में, क्लाउड में क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, ठीक। अब बात करते हैं कि क्लाउड क्या है। देखो सारी जो कंपनियां जो पुरानी कंपनियां थी, ठीक है, जो पुरानी कंपनियां जो आने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, उनका ये था कि वो उनके जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे वीएम हुआ, ठीक है, जितने भी डेटाबेस थे वो सारे ऑन प्रीमिसेस पे काम करते थे। अब सारी कंपनियां क्योंकि उनको अब कंपनियों का भी ये है ना कि मैं मैनेज वाला चीज़ें नहीं लेना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैनेज कोई और करे, ठीक। ये मैंने क्लाउड में पहले ही बता चुका है कि क्लाउड की नीड क्यों है, क्लाउड वाले मैंने अपने लेक्चर में बता चुका हूँ बहुत पहले, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि सारी कंपनियां क्लाउड पे इसलिए माइग्रेट हो रही हैं कि उन्हें रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हेडेक वो नहीं लेना है। वो चाहते हैं कि एज्योर ले ले, डेवॉप्स ले ले, जीसीपी ले ले, ठीक है, मतलब एडब्ल्यूएस ले ले, ठीक। तो सारी कंपनियां जो पुरानी कंपनियां वो एडब्ल्यूएस में मूव कर रही हैं, जो स्टार्टअप वाली कंपनियां हैं तो उनके पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है, वो चाहते हैं कि हम एडब्ल्यूएस या जीसीपी या एज्योर पे ही मूव करें ताकि वो रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो हेडेक है वो चला जाए, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे मैंने क्लाउड पे बात किया है। अब बात आती है कि ग्राफिक डिज़ाइनर को मैंने थर्ड पे क्यों रखा है। देखो क्या होता है कि अगर सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग में जो सबसे ज़्यादा जॉब निकलती है, ठीक है, वो निकलती है ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। इनकेस अगर आपको फोटोशॉप करना अच्छा आता है, आपको डिज़ाइन, आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, आर्ट वाले बंदे भी मूव करते हैं, इनके पैकेज भी बहुत अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग में काम करते हो, ठीक है, मेरा एक दोस्त था जो कि अभी ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो वो किसी कंपनी में काम नहीं करता है, वो ऑन साइट वाले जितने भी फ्रीलांसिंग काम होती है वो देखता है। तो वो वाकई उसकी पैकेज बहुत अच्छा है, मतलब मेरे से अच्छा है। और इन पैकेज क्या बता सकते हैं, वो एज ए एक काम पकड़ेगा 15 दिन 25 दिन में काम करके वो दे देता है, ठीक है। तो उसकी अच्छी सैलरी वगैरह सब कुछ है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत ही ज़्यादा रोल है, ठीक है। और आपको जितने भी कह सकते हो कि जो भी कंपनियां निकलती हैं उनको लोगो वगैरह बनाना, उनको ग्राफिक बनाना, हमेशा हर महीने में ग्राफिक्स वगैरह उनके चेंज होती हैं। आप देख सकते हो अनअकैडमी, बायजूस या जितनी भी आप साइट बड़ी बड़ी साइटें देख सकते हो, वहाँ पे उनके देखते हो कि हर 10 दिन में 15 दिन में उनके ग्राफिक्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, ठीक है। साइट में ग्राफिक वगैरह चेंज होती रहती हैं, तो वो सारे ग्राफिक वगैरह का काम ना वो ग्राफिक डिज़ाइनर ही देखता है, ठीक है। अब बात करते हैं गेम टेस्टर। मुझे गेम टेस्टर को पहले पे भी रखना चाहिए था ऐसे, लेकिन मैं एज ए मैं अगर फ्यूचर की बात किया जाए तो मैं गेम टेस्टर को 1 पे ही रखूँगा, ठीक है। देखो सबको भी मालूम है कि सारी चीज़ें जितने भी जैसे जैसे बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी ग्रो कर रहा है, ठीक है, जो गेमिंग कॉइन है, ठीक है। और देखो बहुत इसमें क्या है ना कि बहुत सारी गेम डेवलप हो रहे हैं, मतलब हर दिन में ही 1-2 गेम नया लॉन्च हो जाता है, ठीक है।
तो गेम का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं यहाँ पे गेम सिर्फ गेम टेस्टर के लिए नहीं ले रहा हूँ, जो मेटावर्स है, ठीक है, उसको जो मेटावर्स का कंसेप्ट आने वाला है, Web3 का कंसेप्ट आना है, मैं सबको इसी गेम टेस्टर में ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी वो डिफरेंट है, लेकिन मैं ऐसे सारे इंक्लूड करके इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो गेम टेस्टर का ये होता है ना कि चलो किसी ने गेम मतलब डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है, उनकी टेस्टिंग चल रही है, तो आने वाला समय भी ना पूरा कंसेप्ट गेम टेस्टर पे ही होगा, ठीक है। गेम टेस्टिंग कर रहे हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, गेम में बग्स फाइंड कर रहे हैं, और गेम्स में नया नया फीचर इंप्लीमेंट करने को बता रहे हैं कि ये अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो गेम टेस्टर का भी बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, आने वाले समय पे गेम टेस्टर का भी अभी भी है, लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे इंटर होना है, वो सारी चीज़ें हम बाद में नेक्स्ट ये हमारा पहला सेशन होगा, ठीक है। दूसरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेवॉप्स में मूव कर सकते हो, कैसे क्लाउड पे मूव कर सकते हो, रिएक्ट जेएस पे कैसे मूव कर सकते हो, ठीक है। अभी स्किल आर्क ने आप सभी के लिए, ठीक है, मात्र 200 रुपये में, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, जो हमारे एक इंजीनियर्स हैं, ठीक है, किसी कंपनी में काम कर, मैं किसी कंपनी का रिवील नहीं करना चाहता हूँ, वो एज ए रिएक्ट जेएस है, उनका बहुत अच्छा खासा पैकेज है, तो वो क्या बोलते हैं, रिएक्ट जेएस का ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग है, ठीक है। हम उसमें HTML, जावा स्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं, सारे जितने भी मटेरियल, यूआई, ग्राफिक्स सारे वगैरह हम उसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। और वो सैटरडे संडे 5 to 7 PM पे चल रहा है वो क्लासेस। हम वहाँ पे आपको 2 प्रोजेक्ट कराएंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट होगा, एक मेजर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। और हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे। सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीशन का नहीं होता है, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और वो सर्टिफिकेशन करते ही नहीं, मतलब वो बस चाहते हैं कि उनको सर्टिफिकेट मिल जाए। सर्टिफिकेट का मैं कोई मायने नहीं रखता हूँ, ठीक है। बात करते हैं कि वो सर्टिफिकेट किन बच्चों को मिलेगा। वो सर्टिफिकेट उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे हमारे दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, उन्हीं को ये प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक। तो आप जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, आप जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। अभी हमारा कल से ही क्या बोलते हैं स्टार्ट हुआ है हमारा क्लास, ठीक है, और वो सैटरडे संडे मूव करेगा। कल इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था, अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं बताने को, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वाकई में आपका ये जो 2 महीना होगा रिएक्ट जेएस डेवलपर का, वो वाकई बहुत कमाल होगा, ठीक है। हम आपको प्लेसमेंट की ट्रेनिंग की गाइडेंस भी देंगे। ये जो आज का जो सेशन है ना, वो 3 दिन चलेगा। पहले सेशन में मैं बताया हूँ कि ये पूरा क्या है, करियर स्कोप वगैरह क्या है। दूसरे सेशन में मैं बताऊँगा कि कैसे आप मूव कर सकते हो, कैसे एक एक टूल वगैरह पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे। मैंने ये कहा था कि मुझसे ही आप पढ़ो, ठीक है, आप कहाँ से पढ़ सकते हो। और तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जॉब में घुस सकते हो। मतलब एज ए आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, 2nd ईयर के स्टूडेंट हो, या 4th ईयर के स्टूडेंट हो, या आप अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो आप कैसे PPO हासिल कर सकते हो, ठीक है। कैसे आप इंटर्नशिप वगैरह, पेड इंटर्नशिप वगैरह ले सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सीधे लिंक्डइन पे ही जाओ, और भी ज़्यादा साइटें जो बच्चों को नहीं मालूम है, ठीक है। एज ए फ्रेशर अगर हुआ तो आपको नहीं मालूम है उतनी सारी चीज़ें, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको, ये 3 सेशन होगा पूरा, ठीक है, नेक्स्ट वीक। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करो, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, एक टेक्नोलॉजी की कम्युनिटीज़, ठीक है, जहाँ पे हम अच्छे से काम कर सकें, नई नई चीज़ों के बारे में बात कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और नेक्स्ट सीजन में हम बात करेंगे कि कैसे हम मूव कर सकते हैं। ये हमारा चार्ट है, ठीक है, कैसे हम पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कैसे फ्री पढ़ सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम वगैरह देखेंगे। क्लाउड के ऊपर देखेंगे, फिर हम जॉब के बारे में देखेंगे, सारी चीज़ें हम वगैरह बहुत अच्छे तरीके से हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।